आज बजट का दिन है और आज जो 2022 का बजट है वो आज संसद में इसको सुना दिया गया है और कितने फायदे किसानों को हुए, आम जनता को हुए और कितना उसको उम्मीद कर रही थी जनता कि हमारा इस पर जो बजट आएगा वो इस कोरोना काल के बाद तीसरा बजट है, शायद कुछ सुविधाएं मिलेंगी, कुछ फायदे होंगे। तो वो आज हम इस चर्चा में जानेंगे। नमस्कार, मैं भूपेंद्र चौहान, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज अड्डा। मीनाक्षी जी हमारे साथ जुड़ी हैं यूकेडी से, मैडम आपका स्वागत है। और उषा जी हैं, उषा तोमर जी, जो किसान यूनियन से जुड़ी है, मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम आज का जो बजट है उस पर हम एक थोड़ी सी जो एक आम आदमी के लिए है या किसानों के लिए है उस पर एक नजर डालते हैं कि जो आज का बजट पेश हुआ है उसमें क्या फायदे और क्या नुकसान है, क्या लोगों को राहत मिली है। सबसे पहले मैं उषा जी से बात करना चाहूंगा। उषा जी, जो इतने पिछले एक साल से ज्यादा हो चुका है, किसानों का आंदोलन चला है, आंदोलन के लिए 3 कानून थे, उनको वापस करने की बात आई, वो भी हो गया है, लेकिन किसानों की और बहुत सारी मांगे थी और उम्मीद थी कि शायद इस बजट में कोई नई चीजें घोषित होंगी। क्या आपको लगता है कि अगर आपने बजट देखा हो तो क्या किसानों के हित में क्या चीज नई आई है 2022 में? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो आज केंद्र सरकार ने जो बजट लाए हैं उसमें ना तो किसी आम जन का हित हुआ है, ना किसी गरीब का हित हुआ है और ना ही किसानों का हित रखा गया है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि आम जन के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि आम जन आज की तारीख में बढ़ती हुई महंगाई से आमदनी कम हो गई है, आम जन की नौकरियां चली गई है और खर्चे बढ़ रहे हैं, तो उसमें आम जन को कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया है इस बजट को देखते हुए। दूसरी बात, गरीबों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। गरीब आज भी परेशान है, ना उसकी आमदनी बढ़ रही है और ना ही, और जबकि खर्चे उसके वैसे के वैसे ही है, तो वो कहाँ से लाएगा। जिनकी नौकरियां थी नौकरियां खत्म हो गई हैं, जिनके रोजगार थे रोजगार खत्म हो गए। तो जो ये बजट है ये ना रोजगार के लिए करा गया है, ना शिक्षा के लिए करा गया है, और किसानों के लिए तो ये बिल्कुल ही फायदेमंद नहीं है। सबसे पहली बात मैं कहूंगी कि इसमें एक बात कही है कि एमएसपी दी जाएगी, ये सिर्फ किसानों को लुभाने के लिए बात की गई है, क्योंकि आपको पता है 5 राज्यों में चुनाव है और 13 महीने तक, पिछले 13 महीने तक किसान आंदोलित रहे हैं, हम लोग भी बॉर्डर पर बैठे रहे हैं। उसको देखते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे 3 कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन कुछ और हमारी जो समस्याएं थी, जैसे एमएसपी सबसे बड़ा मुद्दा था हमारा, उसको लेकर हमें सरकार ने आश्वासन दिया था कि उस पर एक कमेटी बनाई जाएगी और उसको एक कानून बनाया जाएगा, उस कमेटी के माध्यम से बातचीत करके वो एक कानून बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है और ना ही उस पर अभी तक कोई कमेटी बनाई गई है, जिसके लिए हमने एक विरोध प्रदर्शन भी किया था एसडीएम के यहाँ पर। हमने अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया गया था। तो जो आज का बजट है उसमें एक एमएसपी शब्द का यूज किया गया है कि इतने करोड़ रुपए एमएसपी में दिए जाएंगे किसानों को। मैं सरकार से एक बात पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि किन किसानों को वो जो पैसा आवंटित किया गया है वो किन किसानों को दिया जाएगा। भारत में आज भी आपको पता है सरकारी आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 6% किसानों को ही एमएसपी पर खरीद की जाती है, बाकी इस देश का किसान कहाँ जाएगा, उसकी फसल कौन खरीदेगा। तो इससे तो सीधा सीधा ये साबित होता है कि किसान आज भी 13 महीने का आंदोलन करने के बाद भी आज भी सरकार किसानों के प्रति असंवेदनशील है, उनके मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ राजनीति करी जा रही है। किसान तो चाहिए लेकिन उनकी फसल के दाम देने के में कोई भी सरकार तैयार नहीं है। लेकिन सरकार को ये सोचना होगा, अगर सरकार किसानों के हित की बात नहीं करेगी, जो किसानों की हित की बात करेगी वही इस देश पर राज करेगा। अगर देश की सरकार किसानों के हित के बारे में नहीं सोच सकती तो उनको ये गद्दी छोड़ देनी चाहिए। आपको पता है कि उन्होंने बहुत सारे वादे हमारे साथ किए थे कि ये आंदोलन आप खत्म कर दीजिए और आपको एमएसपी पर गारंटी भी दी जाएगी,
गारंटी कानून भी बनाया जाएगा और जो मुकदमे हैं इस आंदोलन के दौरान वो भी वापस लिए जाएंगे। जो शहीद हुए हमारे 750 किसान भाई हमारे शहीद हुए हैं उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन ये झूठी सरकार है, ये सिर्फ वादा खिलाफी करती है। इन्होंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जो इस देश की गरीब जनता किसान के हित में हो। ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि इन्होंने इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया है। इन्होंने जो मनरेगा का बजट था वो कट कर दिया है, फूड सब्सिडी कट कर दी गई है, फर्टिलाइजर सब्सिडी कट कर दी गई है। तो फिर जो हमारे हित में क्या काम किया है ऐसा मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ जो इस देश का किसान है वो सबसे पहले उसकी सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख मांग यही है कि जो उसकी फसल है उसका उचित मूल्य उसको मिले। लेकिन वो उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा है तो उस देश का किसान कहाँ जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरी बात करें कि डिजिटल को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है और अभी जो एक और नई चीज आने वाली है कि करेंसी जो है डिजिटल करेंसी जो लागू होगी, यानी कि आप डिजिटल से ट्रांजेक्शन होगा और साथ में जो क्रिप्टो करेंसी है ये सब जो करेंसी सिस्टम चल रही है उसके ऊपर अगर आप उसको चलाएंगे तो 30% का टैक्स उसमें होगा। यानी कि कमाई के साधन बहुत सारे हैं लेकिन पब्लिक के लिए कि जो पैसा आ रहा है वो किस तरह से पब्लिक के खास जो कहते हैं जो बहुत नीचे तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास कहीं नहीं जा पाएगा। मिडिल क्लास के लिए कोई ऐसी चीजें निकली है आपको लगा कि मिडिल, जैसे कि इस बार टैक्स का भी हुआ कि इस बार कहीं पे भी आपका इनकम पे जो है इसमें कोई छूट नहीं दी गई है। जी देखिए आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि डिजिटल, प्रधानमंत्री जी ने एक डिजिटल इंडिया का सपना दिखाया था लोगों को। मैं चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी इस देश के किसान को भी डिजिटल पेमेंट से जोड़ दे। क्या गन्ने का भुगतान आज तक डिजिटल पेमेंट हुआ है? आखिर इस देश के किसान को भी तो हक बनता है कि वो डिजिटल पेमेंट से जुड़े। यहाँ हमने गन्ना दिया मिल को और यहाँ हमारा तुरंत पेमेंट हो गया, क्या आज तक ऐसा हुआ है? आज भी हमारे किसान भाई पिछले साल का गन्ना भुगतान को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डोईवाला में हमारे उत्तराखंड में आप लीजिए, डोईवाला गन्ना मिल में हमारे किसान भाई प्रदर्शन कर चुके हैं। कल भी उन्होंने ज्ञापन दिया है गन्ना आयुक्त को वहां पर। तो अगर प्रधानमंत्री जी ऐसी बातें करते हैं कि डिजिटल इंडिया का सपना दिखाते हैं तो वो डिजिटल इंडिया का सपना ग्राउंड पर भी होना चाहिए, लेकिन वो ग्राउंड पर नहीं होता। जो इस सरकार की एक प्रमुख बात मैं आपको बताऊंगी कि इस सरकार में सिर्फ कागजों में तो काम होता है, सारी जो घोषणाएं होती है वो सिर्फ कागजों में होती है, ग्राउंड पर कोई नहीं उतर पाता। डिजिटल इंडिया हम तो चाहते हैं कि हमारे देश का किसान भी डिजिटल इंडिया से जुड़े, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े, ताकि उसका यहाँ वो अपनी उपज बेच के आए और तुरंत घर तक जाते जाते उसके अकाउंट में पैसे आ जाए। तो हम तो चाहते हैं इस बात को, लेकिन इस बात को इस जमीनी स्तर पर भी उतारा जाए, ये हम सरकार से मांग करते हैं। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी आपको आवाज आ रही है? मीनाक्षी जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर। जी मीनाक्षी जी, जैसे कि अभी उषा जी ने बोला कि इस वक्त सिर्फ इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन के माहौल में ये जो चीजें इस टाइम आई हैं कि बजट में कुछ लोहावने चीजें बता दी गई हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो चीजें नहीं आती हैं। तो अभी आपने बजट के, मुझे लगता नहीं कि शायद बजट अभी किसी ने बहुत अच्छे से समझा या देखा है आज अभी, कल तक इसका बहुत अच्छे से खुलासा होगा कि लोगों पे समय नहीं होगा, किसी न किसी कोई इलेक्शन बिजी है। लेकिन जो थोड़ा बहुत आप समझ पा रहे हैं कि जैसे एक डिजिटल इंडिया की बात करें कि एक करेंसी आएगी जो डिजिटल करेंसी होगी, आरबीआई उसको लॉन्च करेगा एक चीज, और उसपे 30% का टैक्स होगा। तो क्या आपको लगता नहीं कि मोदी जी के राज में आज सब डिजिटल इंडिया की तरफ चल रहे हैं, सारा ट्रांजेक्शन जो है डिजिटल से चल रहा है, लेकिन साथ में डिजिटल होने से बहुत सारा करप्शन भी हो रहा है कि लोगों के अकाउंट से पैसे भी निकल जाते हैं। जी बिल्कुल, जो आज का बजट आया है उस पे मैंने समय ना मिलने के कारण मैंने एक सरसरी निगाह डाली। तो मतलब इस चीज से जो मुझे निकल के आया है रिजल्ट, वही निकल के आया है कि अभी 5 राज्यों में चुनाव हैं। तो किसी तरह जैसे कि अभी एक बड़ा तबका जो किसान तबका है वो कहीं ना कहीं इस सरकार से नाराज चल रहा है। तो उसको लुभाने के लिए देखिए मतलब ये किस तरह से एक बच्चों की तरह खिलवाड़ हो रहा है, जैसे लॉलीपॉप दे दी जाती है ना, उस तरह से खिलवाड़ हो रहा है कि हमने आपके लिए कुछ रखा है, एमएसपी दी जाएगी
और भी कुछ पॉइंट्स जो रखे हैं उसके लिए, और खेती का सामान सस्ता कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं लुभाने के लिए की कोशिश की गई है। लेकिन वहीं अगर हम देखें कि इस कोरोना काल में हमारे करीब करीब कई लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, कईयों के रोजगार चले गए, कईयों के आप देखिए मतलब ऐसी स्थिति भी आ गई कि बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अर्निंग का कोई साधन नहीं है। तो रोजगार को लेके, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा मुझे लगता है हमारे राज्य में होने वाला है चुनाव को लेके, इस टाइम के चुनाव में। तो रोजगार एक मुद्दा होने वाला है और महंगाई एक मुद्दा होने वाला है। तो आप देखिए किस प्रकार से ये जो बजट है कहीं ना कहीं जो एक गरीब आदमी के लिए, जो कि मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि कुछ लोग हमारे, काफी लोग जो है एक अच्छा खासा परसेंटेज जो है बिलो पॉवर्टी लाइन आ गया ड्यूरिंग दिस कोरोना। तो उनको कैप्चर करने की जरूरत थी, उनके लिए कुछ ऐसी बजट में ऐसी चीजें रखने की जरूरत थी कि जो उनकी आवश्यकता की चीजें उनको सस्ता करना चाहिए था। और मैं कह रही हूँ कि फी स्ट्रक्चर को लेके मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पे वर्क करना चाहिए था, लेकिन उन सब चीजों के बारे में बजट में नॉर्मली एक गरीब आदमी के लिए कुछ है नहीं। आप देखेंगे कि इस तरह की इनकम टैक्स एक बहुत बड़ा इश्यू हो सकता था कि इनकम पे जो टैक्स है उसमें उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, दिव्यांगों के माता पिता को टैक्स में छूट मिलेगी, ये चीज बोली गई है इन्होंने। तो कहीं ना कहीं मतलब मुझे बजट में एक आम आदमी को लेके जो होना चाहिए था पॉइंट्स, वो इसमें कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। आप गंगा तट ये उर्वरकों का छिड़काव ड्रोन से होगा, 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाएगा। तो आप देखिए ना किस तरह से किसानों को लुभाने के लिए ये सारी चीजें बोली जा रही हैं, लेकिन जो असल में किसान के जो मुद्दे हैं उन पे कोई बात नहीं। अब ये एक चीज और है, देखिए जैसे अभी और बात करें कि सिलेंडर की बात करें, गैस की जो सबसे बड़ी परेशानी होती है गृहिणियों के लिए, यानी कि हर परिवार जो एक छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक सभी एक गैस सिलेंडर को इस्तेमाल करता है, यानी कि उसको गैस की आवश्यकता है पहली चीज, जिसके रेट आज की डेट में बात करें 920 रुपए का सिलेंडर चल रहा है। 920 रुपए, यानी कि जो कभी आज से 2-4-5 साल पहले वो 500-600 के रेंज में था, वो आज की डेट में 920 रुपए उसको गैस के पेमेंट करनी पड़ती है, जो कि मुश्किल से 15 या 20 दिन चलता है। तो एक तो ये समस्या जो है वो उसका समाधान नहीं कहीं नजर आ रहा है। जी, हम वही बात कर रहे हैं कि जो आम आदमी की आज जिस समस्या से वो सामने जूझ रहा है आज, उस चीज के बारे में कोई बात नहीं है। सिलेंडर का कोई यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है। यहाँ पे सस्ता इन्होंने क्या किया है, कपड़ा सस्ता किया है, चमड़े का सामान सस्ता किया है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल, चार्जर और खेती का सामान, जो कि किसानों को लुभाने के लिए खेती का सामान, ठीक है। महंगा ये सामान है मीनाक्षी जी, ये वो जो सामान है कम होने चाहिए, क्योंकि आवश्यकता वाली बात करें कि ये आवश्यक चीजें हैं, लेकिन आप कपड़ा या चप्पल की बात करें किसी, ये आदमी करीबन 4-6 महीने में एक बार खरीदता है। मतलब अगर आप इसकी बात करें जो एक रोजमर्रा की चीजें हैं। पेट्रोल की कोई बात नहीं हुई है, सिलेंडर की कोई बात नहीं हुई है, जबकि पेट्रोल जो है एक बहुत बड़ा इशू है लोगों के लिए। और एक सिलेंडर, सारी चीजें बढ़ती है, पेट्रोल डीजल से सारी चीजों इंक्रीज होती है। आप किसी भी जगह ट्रांसपोर्ट अगर महंगा होगा तो डेफिनेटली उसको जो ट्रांसपोर्ट में सामान आप कैरी कर रहे हैं उसकी भी कीमत बढ़ जाएगी, सब चीजें महंगी हो जाती है। और एक चीज आपने नोटिस की होगी कि एक बार अभी जो पेट्रोल महंगा हुआ था, 100 तक पहुंच गया था पेट्रोल, उसके बाद काफी चीजें महंगी हुई थी। आप देखिए टिकट महंगे हो गए थे और अन्य चीजों में भी, सब्जी वब्जी के उसमें भी महंगाई इसके कारण बढ़ गई थी। लेकिन अब इन्होंने चुनाव के उस पे पेट्रोल कम कर दिया, पेट्रोल का रेट बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ, लेकिन एक लेवल तक पीछे बैक पे लेके आ गए। लेकिन आप देखिए जिन चीजों की महंगाई बढ़ी थी ना, उनका रेट अभी जी उन चीजों का रेट वही है जो कि इफेक्ट करती हैं लोगों के ऊपर। तो आपने पेट्रोल एक जो उसका कनेक्टिंग सोर्स था उसको तो कम कर दिया, लेकिन बाकी चीजों की महंगाई बढ़ गई, जो चीजें बढ़ गई जिनके रेट, उन पे आपने कोई वर्क नहीं किया, जिन पे उन सब चीजों पे भी तो वर्क होना चाहिए था। ये देखिए ये चीजें जो है, एक जो मैन्युफैक्चरर है जहां से चीजें को बन करके चलता है वहां अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वहां से, अब आप एक रिफाइंड की बात करें, सरसों के तेल की बात करें, इनके प्राइजेस इतने ज्यादा हैं कि लोग सोचते हैं कि क्या हम आधा लीटर लेके आए कि 1 लीटर लेके आए। जो पहले अगर हम कहते थे कि भाई एक जाकर के आप 5 लीटर, घर में किसी के भी एक छोटे व्यक्ति होता था उसके घर में भी 5 लीटर कम से कम तेल उसके अवेलेबल होता था, हमेशा उसके घर में रखा होता था। आज वो शायद
250 ग्राम या आधा किलो की बोतल ला करके सरसों के तेल की कोशिश करते हैं कि हम 50 या 60 रुपए में एक बोतल 200 ग्राम 250 ग्राम की लेके और अपना काम चला लेते हैं 2-3 दिन। जो सबसे जरूरी चीजें हैं जैसे गैस हुआ, पेट्रोल हुआ और बाकी जो आपकी आम चीजें हैं, दाल है, ये सब चीजें इसमें कहीं अंकुश लगने को राजी नहीं। जी जी जी। उषा जी, मैं आपसे एक और जवाब चाहूंगा कि इतने एक साल से ऊपर जो है टिकैत साहब ने आंदोलन किया, सब कुछ हुआ, तो जो आपको आश्वासन दिया गया था वो आश्वासन आपको इन राइटिंग था या वर्बली था? एक चीज, और अगर वर्बली था तो उसको आपने राइटिंग में क्यों नहीं लिया? जो अगर आप कहते हैं कि भी उन्होंने मोदी जी ने जो है ये सब चीजों के लिए कहा गया था लेकिन अपनी बातों में खरे नहीं गए। नहीं, जो हमें आश्वासन दिया गया था वो हमारे बाय रिटर्न था। ऐसा नहीं है कि वर्बली हम लोग उन्होंने कहा और हम लोग उठ गए, वर्बली नहीं था, वो बाय रिटर्न था और रिटर्न में भी दिया गया है, लेकिन उस पर भी सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार ने कहा था कि 15 जनवरी तक कमेटी गठित कर दी जाएगी। हाँ जी, लेकिन उस 15 जनवरी तक आपकी कमेटी का भी गठन हो जाएगा और जो हमारे शहीद भाई है उनको मुआवजा भी दे दिया जाएगा और जो हमारे ऊपर केस किए गए हैं इस आंदोलन के दौरान वो केस भी वापस ले लिए जाएंगे। और सबसे बड़ी घटना जो लखीमपुर खीरी में हुई थी, हमारे किसान भाइयों को गाड़ियों से रौंद दिया गया था, उसके जो आरोपी है अजय मिश्र टैनी, उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन किसी भी मुद्दे को लेकर किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ है। सरकार तो सिर्फ अब यूपी चुनाव, यूपी जहाँ तक मुझे ख्याल है जो टैनी साहब उनके बर्खास्ती की बात नहीं हुई थी, लेकिन नहीं, उनके बेटे पे सिद्ध हो गया था। नहीं, उनके बेटे पर आरोप सिद्ध हो गया है। ये जो एक जो कमेटी गठित करी गई थी जो उसकी पूरी जांच कर रही थी, जांच कमेटी, उसने भी ये कोर्ट में हलफनामा दे दिया गया था कि ये बाय एक्सीडेंट नहीं है, ये प्री प्लानिंग था जो करा गया है। लेकिन जो हम अजय मिश्र टैनी है वो भी एक उसमें आरोपी है, 120B के आरोपी है। तो उनको ये सबसे बड़ा मुद्दा था लखीमपुर खीरी का कि अजय मिश्र टैनी की बर्खास्ती की जाए। मुझे समझ में नहीं आता कि मोदी सरकार या केंद्र सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि जो सामने दिखाई दे रहा है और उनके द्वारा गठित जो कमेटी है उसने भी अपनी जांच रिपोर्ट में ये बता दिया है कि ये प्री प्लान था, ऐसा नहीं है कि ये बाय एक्सीडेंट था। तो उसके बावजूद भी एक क्रिमिनल को आप एक ऐसे संवैधानिक पद पर रखे हुए हैं। मुझे इस बात में कुछ समझ में नहीं आता कि जो देश के किसान का हत्यारा है वो आज भी एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। और इन मुद्दों को लेकर हमें आश्वासन दिया गया था, लिखित में आश्वासन दिया गया था। उसी के बाद टिकैत साहब ने और जो संयुक्त किसान मोर्चा था उन्होंने अपना आंदोलन वापस स्थगित करने का फैसला लिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये आंदोलन स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करा जाता तो जैसे हमने कल तो एक दिन का हमने वादा खिलाफी के दिवस मनाया, उसमें ज्ञापन दिए गए हैं क्योंकि कोविड भी था, उसको देखते हुए हमने इतना जोरदार प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, आगे हमारी इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आंदोलन भी वही है, लोग भी वही है। ऐसा नहीं है कि लोग कहीं चले गए, जो लोगों की समस्या कल थी वो आज भी है और आज भी वो किसान परेशान है, वो हमेशा आंदोलन करते रहेंगे। अगर कल हमारे साथ अन्याय नहीं होता या केंद्र सरकार हमारे मुद्दों पर बात नहीं करती तो उसके लिए आंदोलन फिर से खड़ा होगा। जी मीनाक्षी जी, अभी कल की अगर बात करें, कल देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से उप मुख्यमंत्री जो राजस्थान से, यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि उन्होंने यहाँ पे कल एक रैली की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो अभी जो नेताओं का ये भाषण है या जो अभी आज ये कर देंगे कल वो करेंगे, हम जो लुभावने जी कहते हैं ना एक टॉफी लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी दल नहीं है जो ऐसी चीजें नहीं कर रहा है, कोई भी दल। लेकिन धरातल पे जब बात करते हैं तो क्या बिना किसी होमवर्क की ये चीजें कर दी जाती हैं? देखिए, ये बात सही है कि आज चुनाव के टाइम पे लोक लुभावन वादे किए जाते हैं और तरह तरह की बातें की जाती हैं कि ये सस्ता कर देंगे, ये चीजें कर देंगे। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस तो मुख्य विपक्ष में था,
जब ये चीजें महंगी हो रही थी तो कांग्रेस के भी तो 11 विधायक जो थे वो विधानसभा में थे। कल मैं आपको फिर रोक रहा हूँ। कल जो है सचिन पायलट जी ने जब मधुबन होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक बात कही जो उन्होंने अपने मैंने पोस्ट में मिला है कि 500 रुपए का, जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम 500 रुपए का सिलेंडर उत्तराखंड में कर देंगे, एक चीज। हाँ। जबकि उनकी कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में ऑलरेडी उनकी कांग्रेस की सरकार है, तो वो यही वहां बोला। नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वो जब होगा तब कर रहे हैं, जहां सरकार है वहां कम नहीं करते हैं। यही बात मैं यही बात इसी बात पे आ रही थी कि आप यहाँ पे आके तो वादे कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे चुनाव है, किस तरह से जनता जो है आज सिलेंडर को महंगाई को लेके परेशान है। तो हम इसी पॉइंट को इन्होंने छेड़ा, लेकिन वही बात हम कह रहे हैं कि आज जो स्थिति है सिलेंडर तो वहां पे भी महंगा है और आपकी वहां पे सरकार है। आप सरकार होने के बावजूद जब वहां पे सिलेंडर का नहीं खत्म गैस जो रेट है उसको जब वहां पे खत्म नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आके किस बात पे वादा कर रहे हो? तो अब मतलब ये चीजें साफ नजर आती है कि ये सिर्फ घोषणाएं हैं, और घोषणाएं ये किसी भी प्रकार की कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक गहलोत सरकार की बात करें तो गहलोत सरकार ने भी कहा था कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, और उसी तर्ज पे उनकी सरकार भी आई थी। राहुल गांधी जी ने बोला था कि इनका किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन स्थिति वहां पे ये हुई थी कि किसानों की जमीन तक कुड़की हो गई थी। तो मतलब ये जो घोषणाएं करते हैं, ये सत्ता में आने के लिए ये किसी भी प्रकार की घोषणा कर सकते हैं, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के ये कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब करने की बात आती है तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों को पता है कि जनता को हमें इसी तरह बेवकूफ बनाना है। जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि गहलोत सरकार जिस बेस पे आई थी, वहां पे उसके बाद भी जब ये बात आई थी कि सरकार इसी बेस पे आई है, जब आंदोलन होना शुरू हुआ, जब क्वेश्चनिंग करना शुरू हुआ, तो तब भी ये कह रहे थे कि हम कर रहे हैं। मतलब आपने तो वादा किया था कि 10 दिन के अंदर जो है वो माफ कर दिया जाएगा सब। इसी प्रकार आप देख लीजिए ना, उत्तराखंड का यही हाल है कि लोकायुक्त की बात हुई थी कि 100 दिन के अंदर लोकायुक्त कानून आएगा, लेकिन बीजेपी सरकार आती है, लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो रही है। तो आप कहीं ना कहीं जो आप देखेंगे, ये जो नेशनल पार्टीज हैं, बेसिकली इनका जो आइडियोलॉजी होती है वो नेशन बेस्ड होती है। और अगर हम आपने लोकायुक्त की बात जो की है, आम आदमी पार्टी का सबसे पहले बात करें तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में उन्होंने लोकायुक्त के लिए सबसे पहले कहा था कि हम लोकायुक्त को सबसे पहले लागू करेंगे, लेकिन लोकायुक्त आज तक ना वहां कोई उसके बाद चर्चा हुई, और ना ही उत्तराखंड में अभी आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने भी कोई ऐसा, हाँ 300 यूनिट बिजली जरूर कही, जबकि 300 यूनिट कोई नहीं इतना यूज ही नहीं करता, किसी की भी 100-150 से ज्यादा नहीं होती है। फ्री की बातें कर रहे हैं, ये फ्री की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जो फ्री की जो भी चीजें देंगे ये कहाँ से देंगे? आखिर जाएगा तो जनता की जेब से ही ना। अगर हम अभी देखें, हमारे उत्तराखंड में 73,000 करोड़ का कर्जा है, और वहीं ये जो कर्ज है मार्च में 85 करोड़ हो जाएगा। तो आप मतलब आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि जहां से आपको प्रॉफिट निकल के आए या इनकम जनरेट हो। हमारी जो राजस्व है वो कम है और हमारा खर्चा ज्यादा है। तो मुझे तो मतलब हम लोग देख सकते हैं कि जो नेताओं को आप देख लीजिए, जब राज्य बना था उन नेताओं की संपत्ति तब देख लीजिए, और आज संपत्ति देख लीजिए, और उत्तराखंड का कर्जा देख लीजिए, तब कर्जा देख लीजिए और आज कर्जा देख लीजिए। तो जितना कर्जा है उससे ज्यादा उनकी आमदनी है। हाँ, तो आप देखिए ना, बिल्कुल हम यही बात कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार की बात ये लोग क्यों करेंगे, ये क्यों लोकायुक्त कानून लेके आएंगे? क्योंकि दोनों पार्टीज जो है वो तो भाई भाई हैं, इन्हें पता है कि 5 साल आप खाइए, 5 साल हम खाएंगे। अगर लोकायुक्त, आप ये देखिए ना, जब केदारनाथ पे जिस नेता के ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, केदारनाथ आपदा के घोटाले का आरोप लगाया, उसको अपनी पार्टी में लेके उनको यहाँ तक कि मंत्री तक बना दिया। तो इनके आप मतलब यही चीजें तो मिली भगत देख लीजिए ना। अब मैं वही कह रहे हैं कि हम इनकी संपत्ति की अगर जांच करा ली जाए तो इनकी संपत्ति से ही हमारे उत्तराखंड का कर्जा चुक जाएगा जी। आप डेवलपमेंट ये देखिए, अभी इसे आप ये पार्टियों को जो इधर से उधर जाना आना है, ये अगर मान लो कोई कहता है कि हम बीजेपी को समर्थन देते हैं, बीजेपी को हम जिताएंगे, एक चीज तो बीजेपी के कोई विधायक खड़े होकर के जीत जाते हैं सिर्फ बीजेपी के नाम पे कि हाँ बीजेपी की कोई अच्छा काम करेगी, वो व्यक्ति अब बीजेपी से जीत जाता है। जब तक 5 साल सरकार रहती है वो वहां पे मलाई मक्खन जो खाना है वो खा सकता है, और अगर उसके बाद किसी वजह से कोई मनमुटाव हो या कोई लगता है कि अब शायद बीजेपी हार ना जाए, मैं इस सीट को छूट ना जाए, तो उस टाइम दल बदल हो जाता है, फिर उधर चले जाते हैं।
उधर से मतलब फिर फायदा क्या है कि एक व्यक्ति को आप उसका फेस वैल्यू बना रहे हैं, उस फेस वैल्यू को कह रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इस पार्टी का, तो ये पार्टी बहुत अच्छा कार्य करेगी, पार्टी की बात आती है वहां। लेकिन वो पार्टी को कहीं और जाता, फिर कहते हैं ये इधर बहुत अच्छा काम करेगा, व्यक्ति तो वही है, सरकारी तो इधर से उधर हो रही है, व्यक्ति तो वही है। मैं इसी पॉइंट पे बात कर रही हूँ कि आप देखिए, बीजेपी का क्या नारा है कि हमें कांग्रेस खत्म करनी है। कांग्रेस खत्म का क्या मतलब है कि कांग्रेस की जो विचारधारा लिए हुए जो नेता है, क्या आप उनको अपने अंदर ले लो, कांग्रेस खत्म हो जाएगी? एक्चुअली जो पर्सन तो वही है ना, जो कांग्रेस में काम नहीं कर रहा वो आपके विचारधारा चेंज, बिल्कुल विचारधारा चेंज करनी। यहाँ विचारधारा कैसे चेंज होगी जब वही व्यक्ति वहां और यहाँ है। आप देखिए, अब पॉलिटिक्स में कोई विचारधारा का कोई मतलब नहीं है, और बल्कि मैं तो ये कहती हूँ इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जब ये विचारधारा की बातें करते हैं। इन लोगों को तो विचारधारा की बात ही नहीं करनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि जनता को भी इस चीज को समझना होगा, क्योंकि जनता जिता भी रही है ना, जनता जिता भी तो नहीं है ऐसे लोगों को जो दल से इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को ये समझना होगा कि जो व्यक्ति सिर्फ सत्ता के लोभ में अपनी विचारधारा तक कुछ बदल सकता है, कोई नैतिक और मूल्य नहीं है, जिसका नैतिक मूल्यों की कोई बात ही नहीं है जिसके अंदर, वो किस प्रकार से जनता के लिए भले का काम करेगा। आज आप देखिए, आज जो इलेक्शन का टाइम है, तो किस तरह से पैसों की पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, क्योंकि इनको पता है कि कहीं ना कहीं करोड़ों हम खर्च करेंगे, और यदि हम सत्ता में आ जाते हैं तो करोड़ों के हमें कई कई टाइम्स जो है वो कमाना है। क्योंकि आज हमारे उत्तराखंड में जो संसाधन है, उन संसाधनों को अगर प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाता तो वो संसाधन बच्चों के रोजगार के काम आते, और हमारा जो पर कैपिटा इनकम है पहाड़ी क्षेत्रों में भी वो बढ़ता। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे जो राज्य में करीब 65% लोग ऐसे हैं जो 5,000 से कम सैलरी ले रहे हैं। तो ये स्थिति है आज हमारे उत्तराखंड की, लेकिन इन चीजों पे कार्य नहीं हो रहा। आप देखो, जो भी इन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई, वो इंडस्ट्रीज इन्होंने लगाई तराई क्षेत्र में, और तराई क्षेत्र में ये जो कनेक्टेड एरियाज है, यूपी के कनेक्टेड एरियाज हैं, तो वहां पे हमारे बच्चों के लिए तो वो परदेसी है एक तरह से, जो पहाड़ से बच्चे नीचे आ रहे हैं उनके लिए तो परदेसी है, क्योंकि 8-10 हजार रुपए कमा रहे हैं। पहाड़ों पे कोई ऐसा कुछ जी, इन्होंने पहाड़ों पे कुछ इस तरह के उद्योग नहीं लगाए, और इन्होंने पहाड़ों पे विनाश किया। आप देखिए, जो सड़कें पहुंचाई इन्होंने, वो सड़कें भी अनप्लैन्ड वे में पहुंचाई, जिसकी वजह से आप देखो कि 2000 के बाद सबसे ज्यादा आपदाएं उत्तराखंड के अंदर आ रही हैं, और उसका कारण यही है जो अनप्लैन्ड इन्होंने सड़कें पहुंचाई हैं, जिसको ये विकास कहते हैं, सिर्फ सड़कों को पहुंचाना। आप देखो उस सड़क का क्या यूटिलाइजेशन है, जब वहां पे आपको डॉक्टर्स वहां नहीं जा रहे हैं, बच्चे जो है वो स्कूल वहां पे नहीं जा रहे हैं, पलायन हो रहा है, तो सारी चीजें मतलब वो तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप सड़कें सड़कें पहुंचा के सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं ना। आपने यहाँ पे भू माफिया, खनन माफिया, सड़क माफिया, कॉन्ट्रैक्टर्स, इन लोगों को इतना ज्यादा यहाँ पे पनपने दिया है कि यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं, जो लोकल समस्याएं हैं, उन पे कोई कार्य नहीं हो रहा। एक लास्ट सवाल मैं उषा जी से मैं करना चाहूंगा। उषा जी, आगे अभी आपने बजट देख लिया है, कुछ जो सरकार ने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं, और अब आने वाले टाइम में आप किस तरह से देख रहे हैं कि आपका आंदोलन होगा या आपकी सरकार से बात बन जाएगी कि आगे कोई रास्ता निकले? देखिए, अगर सरकार बात नहीं मानती है, सरकार हमारे मुद्दों का समाधान नहीं करती है, तो आंदोलन तो निश्चित है, क्योंकि आंदोलन से ही हमारी समस्याओं का समाधान निकलेगा। जब तक आंदोलन नहीं होंगे, आंदोलन मजबूत रहना चाहिए, सरकार कोई भी हो, जब तक आंदोलन मजबूत रहेगा तब तक ही सरकार सुनेगी। तो इसलिए आंदोलन तो हमारा सबसे प्राथमिक है कि अगर हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो आंदोलन फिर से होगा। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, अभी तो ये केंद्र सरकार के अगेंस्ट था हमारा जो प्रदर्शन था, लेकिन जो हमारी उत्तराखंड सरकार है वो भी हमारे उत्तराखंड के किसान भाइयों के लिए कुछ नहीं कर रही। मैंने देखा है आपके पहाड़ों में जाकर, प्लेन में तो फिर भी थोड़ा बहुत किसानों की जो स्थिति है वो थोड़ी ठीक है, लेकिन जो आप पहाड़ों पर जाइए, पहाड़ों पे जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए 2 टाइम की रोटी का बंदोबस्त करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो उनकी सारी खेती बाड़ी है वो सारी जंगली जानवर खा जाते हैं। वहां पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है, पानी की वहां सुविधा नहीं है, खाद फर्टिलाइजर्स वगैरह उन्हें नहीं टाइम पे मिलते हैं। मैं इधर चक्रोता साइड में भी विजिट किया है काफी, मैंने इतना वहां पर भी देखा है कि किसान
मतलब चक्रोता से उन्हें देहरादून मंडी में अपनी सब्जी को बेचने के लिए आना पड़ता है, जबकि उन्हें जो उनकी पैदा में जो उन्होंने खर्च किया है वो भी उनका नहीं निकल पाता, उनका खर्चा भी नहीं निकल पाता जो वो अपनी जेब से खर्च करते हैं। तो वो अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाई कराएंगे? स्कूल की वहां सुविधाएं नहीं है, मेडिकल सुविधाएं नहीं है, तो सरकार कर क्या रही है? सरकार सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन छाप रही है और दीवारों पर पोस्टर लगा रही है। सिर्फ विज्ञापनों में ही सरकार विकास कर रही है, वरना धरातल पर कोई विकास नहीं हो रहा है, चाहे वो आम जन के लिए हो, गरीबों के लिए हो या किसानों के लिए हो, किसी के लिए भी कोई विकास नहीं हो रहा है। हमारा देश पिछड़ता जा रहा है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। सिर्फ विज्ञापन में विकास दिखाया जा रहा है। इसके अलावा इस सरकार ने पिछले 5 साल में ना केंद्र सरकार ने और ना ही राज्य सरकारों ने कोई काम किया है। सिर्फ विज्ञापनों में दिखा देते हैं कि हमने इतने करोड़ रुपए, ये सिर्फ आंकड़ों का मकड़ जाल है और कुछ नहीं है। लोग अनजान रहते हैं इन आंकड़ों से, उन्हें पता नहीं होता, और वो सिर्फ इसमें कि हमने इतने लाख करोड़ हमने इसमें दे दिया, इतने हजार करोड़ हमने इस चीज में दे दिया, लेकिन वो आम जन तक नहीं पहुंचता। ये इनका सिस्टम है। अभी सरकार की कमाई की बात करें तो पिछले महीने लगभग जो है सरकार के पास जीएसटी से इतना पैसा था कि जो पिछले महीने का रिकॉर्ड था, 1,40,936 के आसपास पैसा एकत्रित हुआ है जीएसटी से। और उसके बाद सरकार कहती है कि मैंने खर्च भी किया है। पिछले अगर आप यूपी में बात करें तो यूपी में कुछ लोगों के अकाउंट्स में जो भी कुछ कार्ड बने थे उनको 10,000 रुपए उनके अकाउंट्स में भी आए, लेकिन उत्तराखंड में वो पैसा किसी को प्राप्त नहीं हुआ है जी। मीनाक्षी जी, अगर आपको भी पता हो ये बात, कार्ड बने हैं लेकिन उत्तराखंड में किसी को 10,000 रुपए किसी के भी अकाउंट में नहीं आए हैं। नहीं, ये मेरी नॉलेज में नहीं है कि 10,000 रुपए किसी के अकाउंट में आए हैं। यूपी में भी और उत्तराखंड में यूपी में आए हैं, लोगों को मिले हैं, उनके अकाउंट्स में आए हैं, बट उत्तराखंड में अभी तक जिन लोगों से हो सकता है कि किसी के आए हों, लेकिन जितनी मेरी लोगों से बात हुई वो अभी उन लोगों के पास नहीं आए। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, यूपी में जरूर मैं तो सिर्फ मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, और जो मेरे देश का किसान है वो भी यही चाहता है कि उन्हें सिर्फ अपनी फसल का जो वाजिब दाम है सिर्फ वो मिल जाए। जो हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट थी, ये इतना हल्ला बोल बोल के कह रहे थे कि हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी, लेकिन वो रिपोर्ट है क्या? C2+50 के हिसाब से आपको हमें पेमेंट देना था, क्या सरकार दे पाई उसे? सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि हम C2+50 नहीं दे सकते, A2+FL ये हमें पेमेंट करते हैं। तो मतलब झूठ बोलने की तो इनकी कोई लिमिट भी नहीं है, जिसे आप ये कहेंगे कि मतलब बिल्कुल आउट ऑफ लिमिट हो चुके हैं कि आपने सिर्फ टीवी पर आकर घोषणाएं कर देनी है और लोगों को बेवकूफ बना देना है। धरातल पर कुछ नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और ना उन्हें एमएसपी मिल रही है। सरकार कहती है हमने रिकॉर्ड एमएसपी पर खरीद करी है, लेकिन वो किस किसान की खरीद करी है? आपको ध्यान होगा अभी यूपी के रामपुर में भी एक ऐसा ही फर्जीवाड़ा आया था कि किसानों के नाम पर जो हमारे व्यवसायी लोग थे उन्होंने वहां पर धान की खरीद करी थी, जो धान उस क्षेत्र में पैदा भी नहीं होता। तो वहां पे किसानों ने कहां से वो एमएसपी पर खरीद कर दी, अपनी एमएसपी पर बेच दिया उस धान को। तो वो कहीं ना कहीं से तो वो बाहर से खरीद के लाया गया होगा, तभी तो वो वहां पर तो इस तरह के फर्जीवाड़े किसानों के नाम पर बहुत हो रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही उस चीजों के ऊपर भी। सिर्फ इन्हें तो घोषणाएं करनी है, देना कुछ नहीं है किसानों को। किसान और गरीब तो गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, यही वास्तविकता है इस देश में। बहरहाल आगे 2-3 दिन में क्लियर चीजें होंगी। जी मीनाक्षी जी कुछ कहना चाह रही थी, बताइए। मैं ये कह रही हूँ कि उषा जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि जिस तरह का ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये पेपरों में दिखाने के लिए बहुत कुछ दिखाते हैं। अब देखिए, इन्होंने ये बात कर रहे हैं कि हम किसानों को, पहाड़ों के किसानों की बात आई कि हम किसानों को 6,000 सम्मान निधि दे रहे हैं सालाना। तो सोचिए, एक सालाना मतलब ये हुआ 500 रुपए महीना। और वहीं जो है गांव का किसान आप देखेंगे वो बैठ के रो रहा है वहां पे, जबकि जो पहाड़ का किसी भी पहाड़ी राज्य को आप देखेंगे उसके जो कृषि पे बेस्ड होता है, उसकी जो अर्थव्यवस्था होती है कृषि बेस्ड होती है। तो आपने यहाँ पे कृषि खत्म कर दी, लेकिन आप उसे सम्मान निधि, किस बात की सम्मान निधि दे रहे हैं 6,000? मुझे ये समझ नहीं आता 500 रुपए में वो महीना कैसे चलाएगा, कैसे वहां पे रहेगा? ना आप उसे शिक्षा दे रहे हैं उसके बच्चों के लिए, ना स्वास्थ्य दे रहे हैं, ना आप उसको वहां पे उसकी जो खेती है उसके लिए कुछ कार्य कर पा रहे हैं, लेकिन उसको एक सिर्फ आपने पेपरों में दिखाने के लिए कि हम किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, और उसका प्रचार आपने इतना कर दिया होगा
कि 6,000 जितने नहीं दिए उससे कहीं डबल आपने प्रचार में लगा दिया आज उत्तराखंड के अंदर इस सरकार की। जी, बहरहाल 2-4 दिन में ये पब्लिक के बीच में चीज आएंगी, लोगों से भी सवाल होंगे और दरअसल पता लगेगा कि जो आज का बजट था, जो लोगों के लिए कुछ सुविधा या कुछ चीजों में रेट कम होने के थे, वो कितने धरातल पे आए हैं। सिर्फ कपड़ा या जो आपके चमड़े की चीजें हैं उनसे कम कर देने से क्या पब्लिक इससे खुश होगी, ये 2-3 दिन में चीजें क्लियर होंगी। और हम कोशिश करेंगे कि अगला कोई पैनल होगा जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के भी कुछ जुड़ेंगे, ताकि हम उनसे भी सवाल जवाब कर सकें कि क्या सिर्फ लुभावने वादे करने से आप जीत सकते हैं, और जीत भी गए तो क्या उसको धरातल पे लेके आएंगे। और मेरे ख्याल से आपका यूकेडी भी काफी आज की डेट पे बहुत प्रचार में है और लोगों का समर्थन भी मिल रहा है उन लोगों को, लेकिन ये वक्त बताएगा कि क्या वापस जो सरकार अभी है क्या वो वापसी करती है या कोई और विकल्प चुना जाता है, ये जनता तय करेगी आने वाले इलेक्शन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।